अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी एमर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज करंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सिर्फ सीखेंगे नहीं बल्कि प्रैक्टिस करेंगे कुछ एमसीक्यूज को भी, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे। आप चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम की, ये लेक्चर आपके लिए टोटली यूजफुल है, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो स्टूडेंट्स इससे पहले आपने चैप्टर पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कि अगर हम चार्जेस को रेस्ट में स्टडी करें तो ये जो ब्रांच है फिजिक्स की, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम देते हैं। लेकिन क्या हो अगर चार्जेस चलना शुरू कर दें, चार्जेस मूव करना शुरू कर दें, तो जब हमारे पास में चार्जेस मूव करते हैं तो सबसे जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट उसका ऑब्जर्व होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो जब हम चार्जेस को मोशन में स्टडी करें तो ये जो ब्रांच है फिजिक्स की जिसको डील करेगी, इसको स्टडी करेगी, ये हमारे पास में कहलाती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ही आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपसे बोला जाए कि बताओ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, इसमें दो वर्ड्स आते हैं। एक हमारे पास में है इलेक्ट्रिक और दूसरा हमारे पास में है करंट। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्जेस और करंट का मतलब होता है फ्लो। तो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्जेस का जो फ्लो होगा यूनिट टाइम के अंदर, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट्स मान लो हमारे पास में कंडक्टर है, ये वाला, जिसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए के इक्वल है, और इसको मैंने अटैच कर दिया बैटरी के साथ। तो लेट्स से ये इसका हमारे पास में पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारे पास में बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो जैसे ही हम किसी कंडक्टर पर बैटरी अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं एक प्रॉपर डायरेक्शन में। तो जब वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यूनिट टाइम में कितने चार्जेस एक एंड को क्रॉस करेंगे उसके, उसे हम नाम देते हैं करंट का। अगर हम बात करें करंट के सिंबल की, तो करंट को इंडिकेट किया जाता है कैपिटल आई के साथ। और अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो बाय डेफिनेशन इसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हमारे पास में करंट का सबसे बेसिक फॉर्मूला है जो आपने अक्सर बुक्स में पढ़ा भी होगा। अब स्टूडेंट्स बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन हम ये बात जानते हैं कि जो चार्ज है वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स जो इसमें से फ्लो हो रहे हैं। तो इसको हम यूं लिखते हैं कि हमारे पास में जो चार्ज है इट इज द n इंटू ई, और डिवाइड इसको कैसे कर दोगे यहाँ पर टाइम के साथ, तो ये हमारे पास में करंट का एक फॉर्मूला बन जाता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टाइम। अब समझ यहाँ पे हमारे पास में ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब हमारे चार्जेस ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन सपोज करो अगर एक इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलेटरी मोशन करना शुरू कर दे, सर्कल में घूमना शुरू कर दे, फिर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो जब हमारा पार्टिकल सर्कल में घूमेगा तो वहां पर एक रेवोल्यूशन का जो टाइम है वो कहलाता है टाइम पीरियड। तो इसी फॉर्मूले को हम लिखेंगे कुछ इस तरह से कि n इंटू ई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो इसका बन जाता है फॉर्मूला। उसमें यहाँ से हम ये बात जानते हैं कि 1 ओवर टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास में बनेगा n इंटू ई एन ई मल्टीप्लाइड बाय एफ बन जाता है। तो हमारे पास में इसका बेसिक से एक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी जब हमारा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन परफॉर्म करता है। अब सिंस यहाँ से आपसे पूछा जाए कि करंट का नेचर कैसा है, करंट हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम ये कहते हैं कि जो करंट है ना इट इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी। करंट हमारे पास में जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। हालांकि इसके पास में डायरेक्शन होती है लेकिन ये वेक्टर लॉज को ओबे नहीं करता या वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करता, इसलिए हम इसे स्केलर का नाम देते हैं। कुछ बुक्स में इसको टेंसर भी लिखा जाता है या मोस्टली इसको स्केलर का नाम दिया जाता है। अगर हम बात करें इसके यूनिट्स की, तो स्टूडेंट्स हमारे पास में जो करंट का एसआई यूनिट है ना वो होता है एम्पियर। अगर आपको बोला जाए कि 1 एम्पियर कितना होता है या 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी, तो उसको हम देखते हैं फॉर्मूले से। अब देखो अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड के अंदर, इफ 1 कूलम चार्ज passes through a conductor in 1 second, then current flowing through the conductor will be 1 ampere। यानी कि अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास करेगा किसी क्रॉस सेक्शन से, तो हमारे पास में उस कंडक्टर से फ्लो होने वाला जो करंट है वो 1 एम्पियर के बराबर होता है। स्टूडेंट्स इसके अलावा इसका एक नॉन एसआई यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं सीजीएस यूनिट ऑफ करंट। तो इन सीजीएस सिस्टम
जो कि इसका नॉन एसआई यूनिट है, हमारे पास में जो करंट का एसआई यूनिट है वो होता है बायोट, जिसको लिखा जाता है BIOT, बायोट। कुछ जगह पे इसको बाय एम्पेयर भी लिखा जाता है। अच्छा, हमारे पास में जो 1 बायोट है ना, इट इज अ बिगर यूनिट। तो हमारे पास में 1 बायोट जो है, जिसको अक्सर BI लिखा जाता है शॉर्ट टर्म्स में, तो BI यानी 1 बायोट, ये हमारे पास में बराबर होता है 10 एम्पेयर्स के। तो ये बात इसमें आपने याद रखनी है, एज एन ऑब्जेक्टिव आपसे पूछी जाती है। तो इसमें ये कुछ बातें होगी इसके यूनिट्स की, इसके नेचर के बारे में और इसके फॉर्मूलाज के बारे में। लेकिन सर आप ये जानते हो कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो होती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे सपोज कर लो कि एक कंडक्टर में बैटरी अप्लाई करी है। अब ये बैटरी का पॉजिटिव है, यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो इस पूरे कंडक्टर के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में होता है। अभी हमारे पास में आ गया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब सुन, जाहिर बात है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है तो इस कंडक्टर में जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे उन पे फोर्स लगेगी और वो मूव करना शुरू कर देंगे। और हम ये बात जानते हैं कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो करंट बनने के साथ साथ वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है, जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में पढ़ा भी होगा पहले। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कैसी? अगर आपको उसकी डायरेक्शन बतानी है तो हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। तो भाई राइट हैंड रूल, अगर हम करंट के डायरेक्शन में थंब को रखें और अपने फिंगर्स को रोटेट करवाएं तो ये हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बातें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ही डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना, उसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो बनेगी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास में हो गया डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने ये बात याद रखनी है कि इस जगह पर हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि इनके दरमियान जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो होगा 90 डिग्री, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस जगह पर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये बात इसमें याद रखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स आई होप कि बातें आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हमारे पास में छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या इंडिकेट करता है, तो क्या आंसर करोगे उसको? चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या इंडिकेट करता है? अब सुन, यहाँ पे स्लोप के बारे में आपने पहले पढ़ा भी होगा। तो स्लोप फाइंड करने का सबसे इजीएस्ट वे ये होता है कि हम वर्टिकल वाली टर्म्स को डिवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल वाली टर्म्स से, यानी कि राइज डिवाइडेड बाय रन। अगर मैं बात करूं इस ग्राफ की, तो स्टूडेंट्स इस ग्राफ की हमें फाइंड करनी है स्लोप। तो इसके स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? राइज डिवाइडेड बाय रन। तो यहाँ पे राइज में क्या आ रहा है? चार्ज, यानी वर्टिकल में, और हॉरिजॉन्टल में क्या आ रहा है यहाँ पे? टाइम। तो बनेगा चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अब जरा गौर से देखो तो यहाँ पे चार्ज और टाइम किसके बराबर है? करंट के। तो हम लिखेंगे कि चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या बताएगा? करंट बताता है। और मैथमेटिकली स्टूडेंट्स उसको देखा जाए तो चार्ज ओवर टाइम अगर करंट के बराबर है तो स्लोप को मैथमेटिकली हम tan थीटा भी लिखते हैं, यानी कि टेंजेंट थीटा। तो जो फॉर्मूला हमारे पास में है ये बनेगा फर्दर स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, या फिर टेंजेंट थीटा भी इसको लिखा जा सकता है। तो इसमें आप ये बात याद रखोगे कि जैसे जैसे हमारे पास में थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है तो हमारे पास में जो करंट है जो tan थीटा को इंक्रीज करेगा, और tan थीटा के इंक्रीज करने से हमारे पास में करंट भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यानी जब एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी तो tan थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी और हमारे पास में जो करंट है वो भी ज्यादा आएगा, यानी कि स्लोप उसकी इंक्रीज करेगी। तो ये कुछ बेसिक सी बातें इसमें है। तो मेन इसमें जो बात याद रखने वाली वो ये है कि हमारे पास में स्लोप ऑफ QT ग्राफ इज इक्वल टू द करंट। ये बात आपने यहाँ पे नोट करनी है। अब इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक एमसीक्यूज है यहाँ पे। इसने ग्राफ दिखा रखा है जहाँ पे हमारे पास में दो एंगल्स हैं, एक है θ1 दूसरा है θ2। एक हमारे पास में करंट I1 है, दूसरा करंट है I2। और आपसे पूछा जाता है कि बताओ कौन सा करंट ज्यादा है, I2 या फिर I1? तो इसमें मैंने अभी आपको ये बात बताई कि जिसका एंगल ज्यादा होगा उसके लिए tan थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, और जिसके लिए tan थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी उसका करंट भी हमारे पास में ज्यादा होगा, यानी स्लोप ज्यादा बनेगी वहां पे। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास में जो θ2 है ये एंगल ज्यादा है, यहाँ पे स्लोप ज्यादा होगी, तो हमारे पास में जो I2 है वो क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा।
θ1 कम है, स्लोप कम होगी, तो हमारे पास में I1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास में जो I2 है इट इज ग्रेटर देन I1। तो ये हमारे पास में छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ग्राफिकली अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको स्लोप की मदद से ऐसे डील कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ करंट के बारे में। तो अगर हम करंट को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन तो हमारे पास में इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास में होता है कन्वेंशनल करंट और दूसरा हमारे पास में होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब स्टूडेंट्स करंट के बारे में सबसे जो पहला आइडिया सबर किया जाता था वो ये था कि जो करंट है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। तो ऐसा करंट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ये हमारे पास में कहलाता है कन्वेंशनल करंट। लेकिन अगर हम बात करें पोटेंशियल के लिहाज से तो हम जानते हैं कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है और नेगेटिव पर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा कम होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा करंट जो बैटरी के हायर पोटेंशियल से फ्लो करता है टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल, इसे भी हम क्या नाम देते हैं, कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि जो कन्वेंशनल करंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो करता है या उसके अपोजिट, तो फिर क्या आंसर करेंगे इसका। तो चलिए इसको देखते हैं इस डायग्राम से। सपोज कर लो ये हमारे पास में एक कंडक्टर है जिसको मैंने बैटरी से अटैच कर रखा है और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव की तरफ, जिसको मैंने कन्वेंशनल का नाम दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बनेगी इस कंडक्टर के ऊपर फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, जो कि यहाँ पर होती है कुछ इस तरह से। अब सुनिए यहाँ पे गौर से देखो कि हमारे पास में जो पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूस करवाएंगे वो कैसे मूव कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके अपोजिट। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो कन्वेंशनल करंट होता है ये हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बात इसमें आप याद रखोगे कि इट मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास में कुछ बेसिक सी बातें हैं इस करंट के बारे में जो यहाँ पे हमने याद रखनी है। लेकिन बाद में डिस्कवर ये हुआ कि जो हमारे पास में मेटल्स होते हैं, मेटल्स के पास में क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस तो होते नहीं है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटल्स के पास जो एक्चुअल में करंट फ्लो होता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जिसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट का। अब स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है ना वो हमेशा बैटरी के नेगेटिव से फ्लो करता है बैटरी के पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि मेटल्स के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से रिपेल होंगे और पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे। तो ऐसा करंट जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसी तरह से अगर हम इसको डील करें इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल तो ऐसा करंट जो लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ मूव करेगा, यानी कि नेगेटिव पर लोअर पोटेंशियल है पॉजिटिव पर हायर पोटेंशियल है, तो ऐसा करंट जो लोअर पोटेंशियल से फ्लो करता है टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल, ये भी हमारे पास में क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाता है। स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बात जानते हैं कि जब नेगेटिव चार्जेस की बात की जाए तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं, उसके एंटी पैरेलल या उसके अगेंस्ट मूव करते हैं। तो हम ये बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है इट ऑलवेज फ्लोज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक से बातें हैं करंट की टाइप्स के बारे में जो यहाँ पे आपने याद रखनी है। तो ओवरऑल हमारे पास में जो टोटल करंट होता है किसी भी मैटर के अंदर वो बराबर होता है सम ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है, हमारा जो टोटल करंट है वो कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट का सम होता है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास में आता है कि अब करंट को फ्लो कौन करवाता है, करंट को फ्लो करवाने वाले के लिए हमें चार्ज चाहिए। अब ऐसे कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर जो कि चार्ज कैरी करते हैं और वो आगे करंट फ्लो करवाते हैं या करंट प्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो पार्टिकल्स जो कि करंट फ्लो करवाते हैं उन्हें हम नाम देते हैं चार्ज कैरियर्स का या करंट कैरियर्स उनको बोला जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास में कुछ बेसिक सी चीजें हैं जैसे मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं या
गैसेज हैं। तो इनके केसेस में कौन कौन से चार्ज कैरियर्स होते हैं या कौन कौन से करंट कैरियर्स होते हैं जिनकी वजह से करंट फ्लो होता है। तो अगर हम बात करें मेटल्स की, तो स्टूडेंट्स ये बात आप याद रख होंगे कि मेटल्स के पास में सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि करंट कैरियर का काम करते हैं, जिनकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो मेटल्स के पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, उनके केस में कन्वेंशनल करंट की वैल्यू 0 होती है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइट्स के पास में हमारे पास में होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, जिसे आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी होगी केमिस्ट्री के अंदर। तो वहां पे हमारे अपने पास में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके पास में आयंस होते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके पास जो करंट कैरियर्स के तौर पे काम करेंगे वो हमारे पास में आयंस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें गैसेस के, तो स्टूडेंट्स गैसेस के पास हमारे पास में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस जो कि करंट कैरियर्स का काम करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो स्टूडेंट्स हमारे पास में सेमीकंडक्टर्स के पास में होते हैं होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब सेमीकंडक्टर्स एक्चुअल में होते क्या हैं, ये फिजिक्स ऑफ सॉलिड के चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो इसके बारे में आपको कंफर्म हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर जो होल होता है, इट इज अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है और ये एक्ट करता है एज अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं एज अ करंट कैरियर या चार्ज कैरियर, जो आप यहाँ पे याद रखोगे कि किस मैटर के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं जो कि एज अ चार्ज कैरियर काम करते हैं। तो सेम हमारे पास में सारी बेसिक कहानी है कि चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, करंट की टाइप्स क्या होती हैं, करंट के बारे में हमने सारी बातें बता दी। लेकिन अब हम ये बताएंगे कि जब चार्जेस किसी कंडक्टर में फ्लो करते हैं तो उनकी एक्चुअल में स्पीड क्या होती है, वो किस स्पीड से मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में कॉन्सेप्ट बेसिकली बिल्ड होता है ड्रिफ्ट स्पीड का या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। स्टूडेंट्स अगर हमारे कंडक्टर के ऊपर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा, तो वहां पे हमारे पास में जो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे रैंडमली मूव करते हैं। तो रैंडम मोशन की वजह से उनका जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो 0 आता है। एवरेज वेलोसिटी के 0 होने की वजह से हमारे पास में कोई भी एवरेज करंट वहां पे प्रोड्यूस नहीं होता, तो हमारा जो टोटल एवरेज करंट है वो 0 रहेगा। फॉर एग्जांपल सपोज लोहे का एक रॉड है, तो आपके रूम में पड़ा है, अब उसको जाकर उठाते हो, हाथ लगाते हो, आपको कभी वहां पे करंट फील नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया हुआ, कोई भी वहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखी, तो जिसकी वजह से उसका जो करंट है वो 0 हो जाता है। लेकिन अगर उसी रॉड के साथ में आप एक बैटरी कनेक्ट कर दो, एक पोटेंशियल डिफरेंस उसके ऊपर अप्लाई कर दो, तो वहां पे उसी रोड को टच करने पे आपको अच्छा खासा करंट फील होगा वहां पे, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपको झटका लगेगा वहां पे। अब इसका रीजन क्या होता है कि जब हमारे पास में कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं होता तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन होता है, जिसकी वजह से जो एवरेज करंट है वो 0 हो जाता है। लेकिन जब वहां पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो वहां पर सारे के सारे पार्टिकल एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में अब पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स का थर्मल मोशन, जो रैंडम मोशन है, वो किस वजह से होता है। तो इसमें हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो अपने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनके पास में थर्मल मोशन आता है, जिसको वाइब्रेशनल मोशन भी हम कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो थर्मल स्पीड होता है, जिसको हम मोस्टली फर्मी स्पीड भी कहते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली ये होती है 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास में एवरेज स्पीड होती है, जिसको हम एवरेज थर्मल या फर्मी स्पीड का नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, जब उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जाता। तो कुछ बुक्स में इसको लिखा रहता है इट इज अराउंड अबाउट सेवरल थाउजेंड किलोमीटर्स पर सेकेंड, यानी कि ये हजारों किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारे इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो एवरेज करंट है वो वहां पे 0 होता है। लेकिन अगर सपोज कर लो कि हम इस कंडक्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो जाहिर बात है यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा फ्रॉम बैटरी का पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव की तरफ। अब यहाँ पे होगा क्या कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, अगर मेटल की बात करें तो वो मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे होता है कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करते हैं तो उसके आसपास बहुत सारे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनके साथ उनकी कोलिजन होती है। तो कोलिजन की वजह से उनकी जो स्पीड है वो ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाती है, रिड्यूस कर जाती है। तो उनकी जो एवरेज स्पीड है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो मिनिमम स्पीड जिसके साथ हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा किसी कंडक्टर के अंदर, जब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए, वो स्पीड हमारे पास में कहलाती है ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हमारे पास में जो वैल्यू है ना स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखनी, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, ये होती है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है जो आप यहाँ पे बताओगे कि इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है।
तो 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये आपकी सिंपल सी कहानी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जो आपने यहाँ पर बतानी है। इसके बाद हमारे पास में आता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में डिफरेंट रिजल्ट्स हैं जिनको हम यहाँ पे याद रखेंगे, तो वन बाय वन हम सारे रिजल्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट है ना इन टर्म्स ऑफ करंट वो होता है V इज इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाय NE इंटू A। अब सुन यहाँ पे हमारे पास में जो फैक्टर है ना I, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट, जो A है ये कहलाता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, जो E होता है ये होता है चार्ज, और यहाँ पर जो N है ना हमारे पास में ये कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसको अक्सर हम नंबर डेंसिटी का नाम भी देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जो स्मॉल n है इसको हमें याद रखना है कि जो स्मॉल n है ये बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब स्टूडेंट्स बाय ओहम्स लॉ, ये भी अगर लोअर क्लास में पढ़ के आए हो कि जो करंट है वो किसके बराबर होता है, तो अब ये जब बात जानते हो कि हमारे पास में जो करंट है इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यानी कि I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R। अगर यहाँ पे हम I की वैल्यू रिप्लेस करें अपने फॉर्मूले के अंदर, तो जब I की वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे ना तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय NEA इंटू R। अब इसको याद सिंपली रखें तो देखो नीचे एक वर्ड बन रहा है हमारे पास में नियर, NEAR, तो ये फॉर्मूला हमारे पास में बनेगा V नियर, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास में इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या रेजिस्टेंस देखें तो होती है V ओवर NEA इंटू R। अब सुनिए यहाँ पे कुछ इसके रिजल्ट्स हैं वो देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो क्लियरली हम ये बात देख सकते हैं इस फॉर्मूले से कि हमारे पास में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट हमारे पास हम देखें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नंबर डेंसिटी से हमें क्या लिंक है, तो ये बात आप क्लियरली देख सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर डेंसिटी, तो लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, यानी कि अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वहां पे होंगे यूनिट वॉल्यूम में, तो वहां पर कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, ड्रिफ्ट स्पीड है, वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास में हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ। चार्ज आप जानते हो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो हमारे पास में अगर हम बात करें ड्रिफ्ट स्पीड की, तो हमारे पास में जो ड्रिफ्ट स्पीड है इन टर्म्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ये होगी 1 ओवर a। तो हमारे पास में ड्रिफ्ट स्पीड का क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ भी क्या लिंक होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जो आप यहाँ पे बताओगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये बात जानते हो कि हमारे पास में जो वायर इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, सपोज करो अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a के बराबर है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया a है इसको हम इन टर्म्स ऑफ रेडियस लिखें अगर, तो होता है a इज इक्वल्स टू 4 पाई r का स्क्वायर। तो हमारे पास में क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर का, ये होता है 4 पाई r का स्क्वायर। अगर आपसे बोला जाए कि आपने किसी कंडक्टर के रेडियस को डबल कर दिया तो उसकी ड्रिफ्ट स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अगर हम एरिया को डबल करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ हो जाती है, लेकिन अगर हम रेडियस को डबल करें तो फिर क्या होगा, तो यहाँ से हम देखेंगे कि एरिया का रेडियस के स्क्वायर से तो डायरेक्ट लिंक है, तो अगर एरिया का रेडियस के स्क्वायर से डायरेक्ट लिंक है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेडियस के स्क्वायर से क्या लिंक बनेगा, इनवर्स बन जाएगा, तो बनेगा 1 ओवर r का स्क्वायर। यानी कि अगर हम रेडियस को डबल करते हैं, 2 टाइम इंक्रीज करते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो रेडियस को 2 टाइम इंक्रीज करने से जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो 4 टाइम डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इनका आपस में इनवर्स लिंक है, और यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर भी है। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूले से देखो, तो हमारे पास में जो ड्रिफ्ट स्पीड है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के साथ में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि 1 ओवर r। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है यहाँ पे डिक्रीज करेगी। लेकिन स्टूडेंट्स आपकी जो पंजाब बोर्ड की बुक है वहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में कि इफ लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड देन व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि अगर हम लेंथ को और टेम्परेचर को इंक्रीज करें या डबल कर दें या ट्रिपल कर दें तो उस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा।
अब सुनो, इस फॉर्मूले में हमें कहीं पर भी लेंथ या टेम्परेचर नजर नहीं आ रहा, तो लेंथ को और टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। तो अपने बात इसमें याद रखनी है कि हमारे पास में जो रेजिस्टेंस होती है ना, रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्ट लिंक होता है, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और ये जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारे पास में क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब भी हमारे पास में रेजिस्टेंस क्या करेगी, यहाँ पे इंक्रीज करेगी। तो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो यहाँ पे डिक्रीज करेगी। तो ये कुछ बेसिस इसके रिजल्ट्स हैं। इस फॉर्मूले से जो आपने याद रखने हैं, यहाँ से आपके रेशियो फॉर्मूलाज भी बनते हैं, या मेनली इसी के कुछ प्रोपोर्शनलिटी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से आपने समझ लेना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास में इसमें दिखा रखा है एक कंडक्टर है जिसका नॉन यूनिफॉर्म एरिया है। यहाँ पे इसका एरिया लेट से A1 है, यहाँ पे एरिया इसका A2 है, और आपसे पूछा जाता है कि बताओ किस एंड पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। अभी तक देखो हमने ये बात देखी है, समझिए यहाँ पे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अब यहाँ से देख सकते हो कि अगर हमारे पास में जो A1 है ये लेस है किस चीज से, A2 से, यानी कि A2 ज्यादा है और A1 हमारे पास में कम है। तो अगर A कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वहां पर ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये बात पता चलेगी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट द फर्स्ट एंड इट विल बी ग्रेटर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट द सेकंड एंड। तो ये बात इसमें है जो आपने याद रखनी है कि कहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास में ज्यादा होगी। स्टूडेंट्स अगर आपसे बोला जाए कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा होगी, किस जगह पर, 1 पर या 2 पर, तो बात इसमें याद रखनी है आपने कि यहाँ पे जो हमारे पास में नंबर डेंसिटी है या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो जितने इलेक्ट्रॉन यूनिट टाइम में यहाँ पर इंटर करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन यूनिट टाइम से यहाँ से आउट भी रहेंगे। यहाँ पे जो करंट है वो हमारा सेम रहेगा। तो लिखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में जो नंबर डेंसिटी है एट फर्स्ट एंड इट विल बी इक्वल टू नंबर डेंसिटी एट द सेकंड एंड। तो ये कुछ बेसिक सी बातें इस डायग्राम के रिलेटेड जिनको आपने नोट करना है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास में एक एमसीक्यूज है, इसमें आपसे वो ये कहता है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डबल्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल कर दें देन द रेशियो ऑफ न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द ओरिजिनल इज। तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स की जो न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका पहले वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में क्या रेशियो बनेगा। अब सुनिए अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में इसका कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पर ना अब इसका फॉर्मूला जनरेट कर भी सकते हैं। दो फॉर्मूला यहाँ पे बताता हूँ आपको, एक आप खुद नोट करोगे, एक मैं आपको लिखवा दूंगा यहाँ पे। इसमें यह है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखो तो ये होता है V इज इक्वल्स टू ED, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अब यहाँ पे हमारे पास में मैं ED लिखूंगा तो E के साथ V का क्या लिंक बनेगा, डायरेक्ट लिंक, यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका एक फॉर्मूला हमारे पास में ये भी आपने याद रखना है, ये होता है इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी। ठीक है, तो हमारे पास में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी ये बराबर होती है म्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे ना हमारे पास में जो माइक्रो का साइन है ये मोबिलिटी को शो करता है, तो हमारे पास में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये किसके बराबर होगी, म्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब इस फॉर्मूले से आप क्लियरली ये बात देख सकते हो कि हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या लिंक बनता है, डायरेक्ट लिंक। तो अगर हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास में डबल हो जाती है। तो इसकी जो रेशियो है वो आनी चाहिए 2:1, क्योंकि दोनों का डायरेक्ट लिंक है। लेकिन अगर इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करते हो तो हम लिखेंगे कि हमारे पास में जो न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर वो V प्राइम है और जो ओरिजिनल है वो हमारे पास में V के इक्वल है, तो ये बराबर होगा हमारे पास में न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास में जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है, वो 2E के बराबर है, तो ये बनेगा हमारे पास में 2E डिवाइडेड बाय क्या आएगा, यहाँ पर E आ जाता है। अब यहाँ पर E के साथ E हो जाएगा कैंसिल आउट, तो इसका आंसर हमारे पास में कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1। ये इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि बनता है 2:1। ठीक है, तो इसमें इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास में जो राइट आंसर बनेगा इसका वो बनेगा चार्ली, यानी कि ऑप्शन C। तो इसको हमने डिटेल से प्रॉपर्ली देख लेना है। अगर कोई भी यहाँ पे मिसकंसेप्शन हो कि बात आपको समझ में ना आए तो उसको कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हो।
नेक्स्ट हमारे पास में स्टूडेंट्स एक टर्म आती है करंट डेंसिटी। हम जैसे हमने पढ़ा है नंबर डेंसिटी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी, इसी तरह से हमारे पास में होती है करंट डेंसिटी। तो जिसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, इसका सिंबल अगर हम बात करें करंट डेंसिटी का तो ये होता है कैपिटल J, और इसकी डेफिनेशन होती है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, यानी कि करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अगर इसको बात करें हम इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यहाँ से आप देखो स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला जो हमारे पास में है कि यहाँ से करंट पर यूनिट एरिया ये किसके बराबर है, करंट डेंसिटी के बराबर है। तो यहाँ पे जो n इंटू ई है वो क्या करेगा, यहाँ पे आगे हो गया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा इसका n टाइम्स ऑफ e, और साथ में यहाँ पर क्या आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि vd। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला है करंट डेंसिटी का इन टर्म्स ऑफ करंट, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्टूडेंट्स यहाँ से आप एक चीज और नोट करो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नया फॉर्मूला यहाँ से बन सकता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में फाइंड करनी है तो एन ई हो गया यहाँ पे डिवाइड, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमारे पास में बनेगा इस जगह पर वो भी आप याद रखो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है, ये होती है वी डी इज इक्वल टू करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय एन इंटू ई। तो ये भी एक फॉर्मूला है जिसको आपने यहाँ पे पिक करना है कि इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होती है। स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, तो सिंपली आप देखो यहाँ से हमारे पास में जो करंट डेंसिटी है अगर हम बात करें इसके यूनिट की, तो इसका जो यूनिट हमारे पास में बनेगा वो होगा जनाब, करंट का होता है एम्पेयर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो बनेगा एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में इसके यूनिट्स बन जाते हैं। अच्छा इसके बाद फाइनली हमारे पास में एक एमसीक्यूज है जो कि एमडीकैट 2017 में पूछा गया था, जिसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसके बाद आपके लिए एक छोटा सा क्विज है, अगर आपको ये सारा लेक्चर समझ में आएगा तो उस क्विज को भी आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज हमारे पास में ये है कि इफ 2 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स passes through a wire in 1 millisecond then current will be, यानी कि हमारे पास में एक वायर है जिसमें से इतने इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं कितने टाइम के अंदर, 1 मिलीसेकंड में, और हमें यह बताना है कि यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी। अब उसने दो बातें आपको बता रखी हैं, उसने हमें टाइम बता रखा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रखे हैं। तो जब हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें गिवन होना तो हमने करंट के फॉर्मूलाज पहले डिस्कस किए हैं शुरू में, तो यहाँ पे करंट का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा I इज इक्वल टू n e डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ से देखो n की वैल्यू कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, तो वो हमारे पास में है 2 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ये होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और टाइम हमारे पास में कितना गिवन है, तो ये है 1 मिलीसेकंड, 1 × 10⁻³ सेकंड आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये है इसको सॉल्व करना है, तो देखो सिंपली अगर हम 1.6 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 के साथ तो ये बनता है 3.2, यानी 16 × 2 32 होता है, तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास में 3.2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻, यहाँ पे देखो ये 6 फिर माइनस का 19 और ये 3 ऊपर आके बनेगा प्लस का, सीधे बनेगा प्लस का 3 हो जाता है। स्टूडेंट्स अगर इसको सॉल्व कर लो प्रॉपर्ली तो 6 + 3 बनेगा 9, और -19 में से जब हम 9 को कम करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−10 एम्पियर्स। तो ये हमारा राइट आंसर जो आप यहाँ पे सॉल्व करने के बाद निकालोगे तो ये बनता है ऑप्शन सी। तो इस तरह से इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं तो आपके लिए छोटा सा क्विज है, वो ये है, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो बनेगा बीटा, यानी कि 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−10। तो स्टूडेंट्स आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे आपको। अब आपके लिए क्विज ये है कि एक कंडक्टर है हमारे पास में जिसमें 60 एम्पेयर का करंट पास करता है 60 सेकंड्स के अंदर, तो ये बताओ इसमें से कितना चार्ज फ्लो होगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका आंसर करो कमेंट्स के अंदर, आई एम वेटिंग फॉर यू। और ये था हमारा आज का लेक्चर सारा का सारा। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका आप उसको कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हो।
और इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा इस लेक्चर के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस सेट जिसको आपने सॉल्व करना है, और उसका जो सोल्यूशन है वो भी हम बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।